औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आतिफ़ वक्कास, लेक्चरर फ़िज़िक्स, कुर्तवा यूनिवर्सिटी पेशावर कैंपस। इस सेमेस्टर में आपको मेडिकल फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। और इस सब्जेक्ट के मुतालिक मैं कुछ कहना चाहूँगा स्टार्ट में। सिलेबस आप लोगों के सामने है और इस सिलेबस के अंदर 3 बुनियादी सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन जो है दैट इज़ इंटरेक्शंस ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन विद द मैटर, कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस मैटर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। फिर दूसरा जो चैप्टर है, पहले चैप्टर में सिंपली ये है कि हमने सबसे पहले आयनाइजिंग रेडिएशंस को अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले तो रेडिएशन समझेंगे कि रेडिएशंस क्या होते हैं, बल्कि ग़ालिबन आप लोग न्यूक्लियर फिज़िक्स में ऑलरेडी जानते हैं कि रेडिएशंस क्या होती हैं और कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं। फिर भी मैं पहली क्लास है, चूँकि आज फर्स्ट वीक की पहली क्लास है, तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि एक उसको दोबारा याद दहानी कराऊँ उसकी रेडिएशंस की। फिर हम उसकी कैटेगरीज पढ़ेंगे कि किस तरह आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में फ़र्क क्या है। और फिर फर्दर हम जो हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशंस है उनकी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह फिर उनको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पहला चैप्टर जो है इंटरेक्शन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन विद मैटर, ये हमारा मिड टर्म का कोर्स होगा। बाकी के जो 2 चैप्टर्स हैं, यानी पहला चैप्टर यहाँ से ये आपका पहला चैप्टर है, सॉरी, यहाँ तक जी। और फिर दूसरा चैप्टर जो है दैट इज़ अबाउट द रेडियोथेरापी। तो फिर हम जब ये समझ जाएंगे कि आयनाइजिंग रेडिएशंस किस तरह इंटरेक्ट करती हैं मैटर के साथ, तो फिर हम आगे जाकर इन रेडिएशंस को मुख्तलिफ़ डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करने का तरीक़ाकार समझेंगे। ज़ाहिर है ह्यूमन बॉडी रेडिएशन से बनी सॉरी मैटर से बनी हुई है, इसमें एटम्स होते हैं। तो इसके लिए ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि रेडिएशंस किस तरह ह्यूमन बॉडी या एटम के साथ इंटरेक्शन करती हैं, ताकि फिर आगे हम इसको यूज़ कर सकें। तो दूसरे चैप्टर में फिर हम पढ़ेंगे रेडियोथेरापी। तीसरे चैप्टर में हम ये समझेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ़ रेडिएशंस को यूज़ करके हम ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफेक्ट्स को डायग्नोज कर सकते हैं, यानी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम रेडिएशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले अपने फर्स्ट वीक के पहले लेक्चर की तरफ जाते हैं और इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह जो है रेडिएशंस क्या हैं और ये ह्यूमन बॉडी के साथ या किसी भी मैटर के साथ इनका इंटरेक्शन किस तरह होगा। तो पहली क्लास में हम सिर्फ ये समझेंगे कि आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती क्या हैं और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड करेंगे। जी, तो हम चलते हैं अपनी पहली क्लास की तरफ। लेक्चर 1 जो है मेडिकल फिज़िक्स वीक 1, इसमें मेन जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है, लेकिन टॉपिक में हमने इंटरेक्शन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन विद मैटर, ये पहले टॉपिक का एक पहले चैप्टर का एक टॉपिक है। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर आयोनाइजिंग वर्सेस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के मुतालिक समझेंगे और फिर इसकी टाइप्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस, यानी अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, एक्स रेज और न्यूट्रॉन रेडिएशंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप देखें, रेडिएशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज़ इमिटेड एज आइदर पार्टिकल्स और वेव्स। Broadly, it can take the form of sound, heat or light. रेडिएशन जो है ये उस प्रोसेस का नाम है कि जिसके ज़रिए से एनर्जी इमिट होती है
मैटर से या पार्टिकल्स की सूरत में या वेव्स की सूरत में। और फिर हम इन रेडिएशंस की दो कैटेगरीज बनाते हैं। एक को हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं और दूसरे को नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। मतलब क्या है? आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो है दे आर बेस्ड ऑन वेदर इट हैज़ इनफ एनर्जी टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स that it interacts with, as well as being able to do lower energy damage such as breaking chemical bonds in molecules. हम इस बेस पे उनकी आयोनाइजेशन की एबिलिटी चेक करते हैं कि जो रेडिएशंस एटम्स को आयोनाइज कर सकते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं आयोनाइजेशन क्या होती है। आयोनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मैटर, फ्रॉम एन एटम, आप यूँ कह सकते हैं, बिकॉज मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स। तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। तो कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो कि मैटर को आयोनाइज कर सकती हैं, यानी उनसे इलेक्ट्रॉन नॉक आउट कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती। तो जो कर सकती हैं उनको आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं, जो नहीं कर सकती उनको नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं। आयोनाइजिंग में भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट आयोनाइज कर देते हैं, और उसको आगे हम तफसील से पढ़ते हैं। और कुछ फिर ऐसे होते हैं कि वो इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन काज करते हैं, जैसे कि इसकी एक एग्जांपल न्यूट्रॉन है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है विच इज़ काज्ड बाय अनस्टेबल एटम्स गिविंग ऑफ एनर्जी टू रीच अ मोर स्टेबल स्टेट is more of a health threat to humans because it involves changing the basic makeup of atoms in cells and more specifically the DNA molecules inside of cell. आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो होती हैं ज़ाहिर है ये अनस्टेबल एटम्स से ही एमिट होती हैं, और जब ये एटम्स स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस एमिट करते हैं। लेकिन इनमें ये होता है, मसला ये है कि ये जो रेडिएशंस होते हैं ये ह्यूमन बॉडीज़ के लिए एक बड़ा थ्रेट इस सेंस में है कि ये हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर मौजूद एटम्स को आयोनाइज कर देते हैं, या स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को जो है ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनको बिगाड़ सकते हैं। सो they are dangerous, they are threat to humans, and we would be focusing on understanding the way कि किस तरह हम इनको बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिकल साइंसेस में, मेडिकल फिजिक्स, मेडिकल की फील्ड में, क्योंकि दे आर डेंजरस। नेक्स्ट जो है मोस्ट नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो होती हैं अक्सर, जैसा कि रेडियो वेव्स हैं या माइक्रोवेव एनर्जी है, उनकी दे आर कंसीडर्ड हार्मफुल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इट ट्रांसफ़र टू वट एवर इट इज़। उनमें ये तो है कि वो हीटिंग इफ़ेक्ट तो काज कर सकते हैं, लेकिन वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस की तरह उस लेवल के डेंजरस नहीं होते, और आमतौर पे हम इसको यूज़ भी करते हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव एनर्जी को। फिर इस तरह इनमें जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये यूनिक होते हैं। ये ऐसे हैं कि वाइल इट इज़ नॉन आयोनाइजिंग इट डज़ हैव द कैपेसिटी टू cause harmful effects similar to what ionizing radiations can create, क्योंकि ultraviolet radiations भी they can increase risk of cancer due to damage to DNA. They can also damage the DNA molecule, though they are not ionizing, but they are dangerous because of having very high energy. रेडिएशंस को मेजर कैसे करते हैं, इनकी मेजरमेंट, रेडिएशंस को मेजर करने का मतलब ये है कि उनकी एक्टिविटी, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी मेजर करते हैं कि मतलब कितनी रेडिएशंस पर यूनिट टाइम वो इमिट करता है। तो इसके लिए दो आम तौर पर
यूनिट्स यूज़ होते हैं, जैसा कि क्यूरीज और बैकरल्स। ठीक है, तो ये है कि इसमें बैकरल जो है ये SI यूनिट है, और इसका मतलब है कि अगर 1 डिके पर सेकेंड हो तो हम कहते हैं कि इस मटेरियल की एक्टिविटी जो है वो 1 बैकरल है। और फिर अगर आप उनकी कंपैरिजन करना चाहते हैं, क्यूरी जो है वो बहुत ज़्यादा डिके पर सेकेंड है, और वो तकरीबन 1 2 3 37 के बाद 9 ज़ीरोज़ आप लगाएं, यानी 3.7 इंटू 10 डिके पर सेकेंड। तो ये बहुत ज़्यादा है। तो 1 बैकरल जो होता है ये क्यूरी। बैकरल एक साइंटिस्ट था, आप ऑलरेडी न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, हेनरी बैकरल। और क्यूरी, इन लोगों ने रेडिएशंस की, सबसे पहले बैकरल ने रेडिएशंस डिस्कवर की थी, फिर क्यूरीज ने के ऊपर अल्फ़ा बीटा गामा डिस्कवर की थी। तो इनके नाम इसलिए ये यूनिट पड़ गए हैं। इसके बाद जो है हम अगर देखें तो रेडिएशंस की टाइप्स जो हैं उनमें हम अल्फ़ा रेडिएशंस सबसे पहले देखेंगे। अल्फ़ा रेडिएशंस जो है दे अकर व्हेन एन एटम अंडरगोज रेडियोएक्टिव डिके गिविंग ऑफ अ पार्टिकल, जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस होता है। उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और जब ये किसी चीज़ के से इमिट होता है तो ये हमारे पास जो है उसकी जनरल इक्वेशन तो मैंने यहाँ पे लिखी थी। बहरहाल इसकी जनरल इक्वेशन मैं यहाँ पे दोबारा नोट कर लूँगा, सॉफ्टवेयर में थोड़ा इशू आ रहा है शायद। उसकी जनरल इक्वेशन अगर आप लिखें तो इस तरह है, ये अगर इसका मास नंबर है A, और सॉरी, और ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये कोई न्यूक्लाइड है, न्यूक्लियस है कोई रेडियोएक्टिव, जिससे जब अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो इसमें चेंज आ जाती है। और ये किसी और ये न्यूक्लियर रिएक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसका जनरल। तो इसके जो है, चूँकि हमने पढ़ा है कि अल्फ़ा, अभी मैंने बात की है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पर मैं हीलियम लिख लूँगा। और आप जानते हैं कि हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये इसका 2 मास चार्ज नंबर है और 4 इसका मास नंबर है, और साथ में एनर्जी इमिट होती है। तो ऑब्वियसली इसके जी में भी चेंज आया, यानी एटॉमिक नंबर में भी चेंज आया, -2 हो जाएगा, और इसी तरह इसका मास नंबर भी चेंज हो जाएगा, A-4 हो जाएगा, ये यूँ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं यूरेनियम 238 की। तो ये जो है यूरेनियम 238 में अगर आप देखें तो उससे अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकले तो ये यूरेनियम 234 हो जाएगा, यानी मास नंबर बाई 4 डिक्रीज़ हो जाएगा, और चार्ज नंबर बाई 2 हो जाएगा। चार्ज नंबर उसका 90 हो जाएगा, तो यूरेनियम से थोरियम बन जाएगा जिसका चार्ज नंबर 90 है और मास नंबर 234 है। सिमिलरली फिर अल्फ़ा रेडिएशंस के बाद हमारे पास है दूसरा जो है टाइप ऑफ रेडिएशन, वो बीटा है। और बीटा रेडिएशंस 2 तरह के होते हैं, बीटा प्लस भी हो सकते हैं, बीटा माइनस भी हो सकते हैं। बीटा प्लस जो है उसका जनरल इक्वेशन अगर मैं लिख लूँ तो दैट इज़ लाइक दिस। बीटा प्लस होता क्या है बाय द वे, ये पॉजिट्रॉन होता है और बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब किसी न्यूक्लियस से किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से बीटा रे निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसका चार्ज नंबर बाई 1 चेंज हो जाता है, लेकिन मास नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इनटू एटॉमिक मास। तो ये अगर इनिशियली इसका चार्ज नंबर है 3 और मास नंबर है A,
तो ये चेंज हो जाता है एक और एलिमेंट में ऑब्वियसली, क्योंकि इसके जी नंबर में चेंज आएगा, एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। ए में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये बीटा नेगेटिव निकला है, यानी एन इलेक्ट्रॉन निकला है, तो यहाँ पर जनाब आपके पास चार्ज नंबर जो है वो, अगर किसी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसमें प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से बढ़ जाती है। यानी एक पॉजिटिव बढ़ जाएगा तो एटॉमिक नंबर उसका इंक्रीज हो जाएगा बाई 1, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसका हम जानते हैं कि चार्ज -1 है। लेकिन इसके साथ साथ एक और पार्टिकल निकलेगा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। तो ये इसका जनरल रिएक्शन है न्यूक्लियर। और अगर तो ये कोई बीटा प्लस है तो फिर ऐसी सूरत में पॉजिट्रॉन निकलेगा, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो चार्ज नंबर में कमी आएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव कम हो जाएगा। और सिमिलरली ये भी न्यूट्रिनो निकलेगा इंस्टेड ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। फर्दर जो है अगर आप देखें हमारे पास गेमा रेडिएशंस हैं। गेमा रेडिएशंस फोटॉन्स होते हैं, और ये लाइट है, बहुत हाई एनर्जी फोटॉन्स है। और जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करता है, यानी एक्साइटेड न्यूक्लियस अनएक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो गेमा इमिट करता है। ना फोटॉन्स का चूँकि मास नहीं होता तो इसलिए गैमा रेज का भी मास नहीं होता, लेकिन ये है कि उनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और दूसरा ये है यानी एयर में ये बहुत दूर तक जा सकता है एज़ कम्पेयर टू अल्फा एंड बीटा। और ये है कि 500 फीट के बाद ये अपनी आधी एनर्जी जो है वो लूज़ कर लेता है। इसको अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा थिक और डेंस मटेरियल चाहिए होगा। इसका जनरलाइजेशन सिंपल है। ये कोई फॉर एग्जांपल इनिशियली हमारे पास एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है विद सम जी एंड ए, ठीक। और ये एक्साइटेड है, मैं स्टार यहाँ पर बना लेता हूँ। और ये जब अनएक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एटम अनएक्साइट हो गया, जबकि साथ में एक गैमा निकलता है। नो चेंज ऑन इट्स चार्ज नंबर, नो चेंज इन इट्स मास नंबर। जो है न्यूक्लाइड उसी तरह ही रहता है मटेरियल का। सिर्फ गैमा जब निकल जाता है तो एनर्जी में चेंजेस आ गई, क्योंकि पहले एक्साइटेड स्टेट में था, अभी वो ग्राउंड हो गया है, डी एक्साइट हो गया है। अगर अब हम इन तीनों की कंपैरिजन करें तो अगर आप बात करें आयोनाइजेशन की, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन जो है वो जनाब होती है, आयोनाइजेशन की अगर बात करें अगर हम आयोनाइजेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन कर सकता है अल्फ़ा, फिर दूसरे नंबर पर बीटा, और फिर तीसरे नंबर पर गैमा। लेकिन अगर हम बात करें पेनिट्रेशन की तो ये प्रोसेस रिवर्स होगा। पेनिट्रेशन की एबिलिटी जनाब गैमा की सबसे ज़्यादा होगी एस कंपेयर टू अल्फा एंड बीटा। तो गैमा की ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर बीटा है, और फिर तीसरे नंबर पर गैमा। आगे के हम टॉपिक्स में मज़ीद फिर ये इन सब के रेंज और एनर्जी लॉस मैकेनिज़म्स पढ़ेंगे, तो उसमें फ़र्दर इसकी डिटेल्स करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये आपको मालूम होना चाहिए कि गैमा की पेनिट्रेशन एबिलिटी बीटा, और ये तीसरा जो है ये अल्फ़ा है। गैमा की जो है सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन एबिलिटी है, और आयोनाइजेशन अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा है, बीटा दोनों में इंटरमीडिएट है।
इसके बाद की जो रेडिएशन हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्स रेज। एक्स रेज वेल नोन, आप जानते भी होंगे, दो तरह की होती हैं और ये भी फोटॉन्स हैं, लेकिन गामा रेज से मुख्तलिफ है। गामा रेज जो निकलते हैं वो न्यूक्लियस की एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से निकलती है, जबकि एक्स रेज जो है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इमिट होती हैं। ये एटम की एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से। तो ये दो तरह की होती हैं, करेक्टरिस्टिक एक्सेस जो कि इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से इमिट होते हैं, और कंटिन्यूस एक्सेस जो कि जब कोई हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी में जाता है तो उसको वो रिटार्ड हो जाता है, उसको डिसलरेट हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है, उसको ब्रेक लग जाता है, जिसके नतीजे में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है कंटिन्यूस एक्सेस की फॉर्म में बाहर इमिट हो जाती है। और इसके बाद जो फाइनली न्यूट्रॉन रेडिएशंस हैं, न्यूट्रॉन्स भी रेडिएशंस हैं, और ये फ्री न्यूट्रॉन होता है, यूजुअली इमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन के नतीजे में जब कोई हैवी न्यूक्लियस टूटता है, तो चूँकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो जब कोई हैवी न्यूक्लियस टूटता है तो इसके नतीजे में हमें न्यूट्रॉन मिलते हैं। ये टिपिकली आयनाइजेशन नहीं कर सकता डायरेक्टली, चूँकि इस पे चार्ज नहीं होता, लेकिन दे मोस्ट कॉमनली आर इनडायरेक्टली आयोनाइजिंग, यानी ये किसी जो है न्यूक्लियस में ड्रॉप हो जाते हैं, उसको अनस्टेबल कर देते हैं, उसको फर्दर फिर आयोनाइज कर देते हैं, यानी न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं। एंड दे आर इन फैक्ट द ओनली टाइप ऑफ रेडिएशंस दैट इज़ एबल टू टर्न अदर मटेरियल्स रेडियो एक्टिव। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रॉन्स वो वाहिद रेडिएशंस हैं जो अदर मटेरियल्स को भी रेडियो एक्टिव कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।